चलो, अच्छा, पहला सवाल, ये तो आप आसान से आता होगा, टाइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट कॉस्ट इसमें। डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी है, तो इसका ऑप्शन सी बनता है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा सवाल, अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज वन दैट, अब ये थोड़ा आपके समझने के लिए होगा, इसमें क्या मतलब, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में एक फिक्स भी होती है, ठीक है, और वेरिएबल भी होती है, इसको मिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। तो इससे इसका क्या आंसर होगा? पहले जरा खुद जजमेंट लगाओ। आसान सा है, बहुत आसान सा है, चार ऑप्शन पढ़ो। बोथ फिक्स एंड वेरिएबल एलिमेंट। हम्म, गुड, सी ऑप्शन इसका भी। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द कॉस्ट लिस्टेड बिलो इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट, इसमें कौन सी फिक्स कॉस्ट नहीं है? मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन। वेरी गुड। अच्छा, फोर, फोर का बताओ, प्रोडक्शन ओवरहेड कंप्राइजेज, इसमें क्या क्या आता है प्रोडक्शन ओवरहेड में? इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है ज्यादा। हाँ, तो ये इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे प्रोडक्शन एक्टिविटी वाले इधर जाएंगे, इसका बी आंसर। फिर 5 हमारे पास, अ डायरेक्ट कॉस्ट इज, इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई विद अ यस, स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। यस एग्जैक्टली, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, सर हमारे ने सही मेहनत की है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी? फैब्रिक, वो जो स्टेप्सल टू फिक्स फैब्रिक सीट्स ऑफ द हाँ, चेयर। उसका कोई डायरेक्ट काम नहीं है कि कुर्सियों के बनने में, वो इनडायरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, अब आप प्रैक्टिस नहीं करके आए तो मैं सवाल करा देता हूँ ये, और ऐसे सवाल करने होंगे आपको खुद भी एग्जाम में। अच्छा, ये हाइलो मेथड का सवाल है, बहुत आसान सवाल है ये भी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, तो फिर भी हम कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन है कि हमारे पास द फॉलोइंग डेटा, उसने डेट लिख दिया, रिलेट टू ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लीनर एट टू एक्टिविटी लेवल, दो हमारे पास एक्टिविटी लेवल है, ठीक है। एक हमारे पास है स्क्वायर फीट क्लीन, ये हमारे पास समझो कि यूनिट है, और फिर हमारे पास what is the estimated overhead cost if 16,200 square meters are to be cleaned, प्योर ये जो कहते हैं ना, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं हाई लो की, वैसा सा सवाल है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमने एक हाईएस्ट अमाउंट पकड़नी है और एक लोएस्ट अमाउंट पकड़नी है। जिस तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल हाईएस्ट अमाउंट की बात करूं, तो ऊपर आएगा 83585 माइनस 73950, ठीक है, और इसी के नीचे आ जाएगा, ये डॉलर में अमाउंट है, इसी के नीचे आ जाएंगे इसकी यूनिट्स, यानी कि 15,100 और 12,750, ठीक है। तो इससे हमारे पास वेरी क्या आता है, खुद बताओ पहले। इनको डिवाइड करने से आपस में क्या चीज आती है, कोई अंदाजा है? फिर कॉल तो नहीं कट होती, आवाज आ रही मेरी? जी जी। नहीं पता? नहीं मेरा ख्याल। इससे आती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, होता रहता है। ये क्या फार्मूला लगा दिया मैंने, ये डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, 4.1, ये है वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब अगर मैं कोई भी एक्टिविटी लेवल पकड़ लूं, इस तरीके से अगर हमारे सवाल में जो गिवन है, मैं
हाईएस्ट को पकड़ लेता हूँ, प्रेफर भी हाईएस्ट किया जाता है, 15,100। टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसमें मेरे पास आ जाएगी 15,100 मल्टीप्लाई बाय, समझाने के लिए 4 मल्टीप्लाई दूसरा लगाए ना। दूसरा लगाओ नहीं, मैं फार्मूला लगा रहा ना, मैं यहाँ पे लिखने के लिए लिख रहा हूँ ताकि ना फार्मूला मैं अलग से लगाता हूँ, ताकि एक चीज रिकॉर्ड में भी रहे ना, डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें निकल रही हैं। तो अब मैं यहाँ पे सेपरेटली शो कर लेता हूँ। ठीक है, ये आगे वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं निकाल लूँ जो हमारे पास टोटल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट कितनी थी 15,100 की, जो हमारे पास यहाँ पे देखो ना 15,100 की जो हमारे पास एक्टिविटी लेवल था, उसके अगेंस्ट टोटल कॉस्ट थी ये 83,585। तो अगर इसको मैं निकाल लूँ टोटल कॉस्ट को, तो हमारे पास ये जो आई है नेगेटिव अमाउंट, या नेगेटिव नहीं क्योंकि मैंने चीजें ऊपर नीचे लिख दी हैं, तो ये पॉजिटिव में आएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये हमारे पास होती है टोटल फिक्स कॉस्ट। ये पता कैसे आई है ना, ये देखो हमारे पास टोटल कॉस्ट थी, ठीक है, इसमें से हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी। अब जब टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गई है, तो अब जो बाकी बचा है वो टोटल फिक्स कॉस्ट है, सीधा सीधा साहब। ठीक है, जी जी। गुड। तो अब अगर मैं फार्मूला लगाऊं, एक इसका फार्मूला था मशहूर जमाना, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या निकालना है, मैं पहले सवाल में देखता हूँ, मैंने निकालना है एस्टिमेटेड ओवरहेड। अब एस्टिमेटेड ओवरहेड इसमें क्या होता है पता है आपको, ए होता है, बी होता है, एक्स होता है, कि क्या होता है, वाई होता है। ज्यादा नहीं। इसमें ना वाई होता है, ये पढ़ा है आपने वैसे, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ। जी जी, आज ही पढ़ेंगे। गुड गुड, कोई बात नहीं, वो अभी भी पढ़ा है ना। तो इसमें जो वाई होता है ना, मैं इसे बता भी देता हूँ, ये इसके अंदर जो वाई होता है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाई होता है, ये होता है एस्टिमेटेड ओवरहेड, ए होता है फिक्स कॉस्ट, बी होता है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये जो होता है ना एक्स, ये होता है एक्टिविटी लेवल। बहुत आसान सी बात हो जाती है कि जो हमारे पास गिवन डाटा होता है उसको इनपुट करके हम अपना आउटपुट, वो जो हमारे पास जो हम सवाल मांग रहा है, यानी कि एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट, वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है 21,675 प्लस, अब हमारे पास जो बी हमारे पास है वो है 4.1, और हमारे पास वो कह रहा है एक्टिविटी लेवल, अब हमारे पास हो गया 16,200, इसके ऊपर हमने बताना था एस्टिमेटेड ओवरहेड 16,200। तो इस तरीके से हमारे पास एक अमाउंट आएगी 88,095, हमारे पास है एस्टिमेटेड ओवरहेड। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 88,095। समझ आया, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था, इससे बढ़ के और कुछ नहीं आता इस सवाल में। जी हाँ, तो ये इस तरीके से हमने पहले वेरिएबल ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसको निकाला जब टोटल कॉस्ट में से, तो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। ये फार्मूला मशहूर जमाना, इसमें से जो हमारे पास गिवन चीजें थी उसको निकाल के जो रिक्वायर कर रहा था एस्टिमेटेड ओवरहेड, उसको हमने निकाल के उसको दे दिया। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी ऐसे ही है बिल्कुल, ये काम करो, ये आप करो, मैं यहीं पे हूँ। सेम टू सेम सवाल है, उल्टा ये तो बहुत आसान है, इसमें तो आगे आपको फार्मूला लगाना भी नहीं है इतना, चलो मैं आपको बता दूं, बस आपने ये फिक्स ओवरहेड निकालना है।
हो रहा है? इसका जवाब ए है। इसका जवाब ए नहीं है। चलो मैं करा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास स्टेप नंबर 1, हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। उसके लिए हमारे पास एक ये अमाउंट है, हाईएस्ट, हाई लो में हाईएस्ट अमाउंट सबसे पहले, ठीक है। और फिर उसके अगेंस्ट ही ये लो अमाउंट है, ठीक है। और हाईएस्ट यूनिट्स, जो भी एक्टिविटी लेवल होगा इसमें मशीन और है, और फिर लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो जल्दी से। 3.5। ये टोटल निकाल लिया वेरिएबल कॉस्ट, गुड। ये वेरिएबल 3.5, कॉस्ट पर यूनिट निकालिए। ठीक है। अब इसको 3.5 को कोई भी हमारा जो है मैं उसको उल्टा ही लेके चलता हूँ ताकि खराब ना हो। टोटल कॉस्ट पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, और रिकमेंडेड होती है कि आप कोई भी वैसे पकड़ लो। चलो इसमें डिफरेंट पकड़ लेते हैं, ये वाली पकड़ लेते हैं लोएस्ट, ताकि दोनों तरीके से समझ आए। तो तुम नीचे आओ, तुम ऊपर जाओ, बीच में, ठीक है। तो हमने कॉस्ट पकड़ ली लोएस्ट। अब इसके यूनिट्स के ऊपर, इसके यूनिट्स कितने हैं? 17,000। देखो 17,000, और इसके ऊपर मैं रेट लगाऊंगा वेरिएबल कॉस्ट वाला, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास। और इसको जब मैं इसमें से निकालूंगा, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, जी, तो हमारे 187,000 ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट आती है। और सवाल में ये कर रहा था, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हो गया, डन एंड डस्टेड। अगला सवाल बहुत आसान है, बताओ कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है? मटेरियल कॉस्ट के अलावा सारे का सारे। यस, प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, ये हो गया। अच्छा 10 बताओ, लॉजिक लगाओ, लॉजिकल सवाल है, ये भी बहुत आसान। चलो मैं मैथमेटिकली समझा दूंगा ये ना। अच्छा देखो, वो कह रहा है अ पार्टिकुलर कॉस्ट इज फिक्स इन टोटल फॉर अ पीरियड, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ रिडक्शन इन एक्टिविटी लेवल बाय 50%। वो ये कह रहा है कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट जो होती है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारा जो एक्टिविटी लेवल है वो कम हो जाए, ठीक है। इसके लिए मैं ज्यूम करते हैं, यहाँ पे सवाल कर लेते हैं, ज्यूम करते हैं कि शुरू में जब हमने रखा था तो एक्टिविटी लेवल सपोज था 100, ठीक है। और हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट थी, क्योंकि ये तो पता होगा ना कि फिक्स जो पर यूनिट के हिसाब से जो रिडक्शन आती है वो फिक्स कॉस्ट में आती है। वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट वो सेम होता है, ये डॉलर, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है अगर मैं एक्टिविटी लेवल कम कर दूं 50%, यानी कि मैं अब अगर मैं 9 पे लेके आऊं, 50 कर दूं, इसको 50% से कम कर दूं, तो इसके ऊपर अब क्या फर्क पड़ेगा? इसको मैं चेंज ना करूं, ये कांस्टेंट ही रहे, क्या क्या कहते हैं, कॉस्ट पर यूनिट कितना रहेगा? अगर तो मैं चलता बिल्कुल ही अपने देसी तरीके से, जो हमारे पास एज्यूम डाटा था, तो फिर तो मेरे पास आता ये 5 पर यूनिट, ये समझ आया? 5,000 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास 5 पर यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट आता, ठीक है। अब जब मैंने एक्टिविटी लेवल 50 से कम कर दी है, तो अब इसके ऊपर असर कुछ ये पड़ेगा कि वही 500 है डिवाइडेड बाय 50, तो ये कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास बढ़ गया है। ये एक्चुअली वो रिलेशनशिप जो इनका है, एक्टिविटी लेवल हम कम कर दें और फिक्स कॉस्ट हमारे पास सेम रहे,
तो क्या फर्क पड़ता है, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई है। ये बात समझ आइए। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या बनता, सी बनता, कॉस्ट पर यूनिट इज इंक्रीज। नहीं, इसका आंसर बनता कितने, हाँ ये देखना पड़ेगा ना, देखो अब ये भी चीज देखने वाली है कि पांच, इसमें चेंज कितना आया, अब चेंज आया 50%। है, चेंज आया है एक्टिविटी लेवल कम करने से 5 का, 10 - 5। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने डेट वाले इसके ऊपर लग गया। और अगर हम चेंज ना लाते और नॉर्मल रहता, जो हमारे पास ओल्ड था वो भी 5 था, तो अब इसमें चेंज कितना है इसको निकालने के लिए 5 ÷ 5 परसेंटेज निकालनी है, × 100, तो ये तकरीबन 100% इसके अंदर इंक्रीज आया है। ये बात समझ आई है। आगे। हाँ, तो इसका आंसर इसका आंसर सी बनता, कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज करेगी 100%। अगर ये सवाल समझ नहीं आया तो मैं रिवाइज कर देता हूँ इधर। वो एंड पे था, वो आपका कंफ्यूजन थी बस। वो सवाल में देखो ना, वो असल में सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रिडक्शन इन एक्टिविटी बाय 50%। इफेक्ट क्या आया है, ठीक है, तो इफेक्ट बताने के लिए ना हमें, ये तो हमें पता चल गया कि ये 5 से कम हो गया, तो फर्क जो आया है उसका इफेक्ट क्या है। ये जो फर्क आया है 10 से 5 हो गया है, ठीक, 5 से 10 हो गया है, ये जो बढ़ गई है, और अगर हम इसको रखते, अगर 5 ही होती जो ओरिजिनल थी, तो इसमें जो फर्क आ गया है वो 100% का आया है। ये हमने फर्क बताना है, फैक्ट। ये डिफरेंस जो आया है ये ओल्ड, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ओल्ड ही रहता, और जो चेंज आया है इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या आ रहा है, फर्क क्या आ रहा है, फैक्ट। जी जी। अच्छा, ये बहुत आसान सा सवाल है ये वाला, देखो इसमें अब बस ट्रिकी बात ये है कि अब उसने 3 दे दी है, लेकिन आपने अपनी लॉजिक पे रहना है कि हमने हाईएस्ट अमाउंट उठानी है, हाईएस्ट अमाउंट इसमें ये है और लोएस्ट अमाउंट इसमें ये है। ठीक है, ये हाईएस्ट अमाउंट आ गई और ये लोएस्ट अमाउंट आ गई, और इस तरीके से आपने वो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेनी, मतलब इनको आपस में डिवाइड करना है और आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। ये तो बहुत आसान है। जी जी। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेना। ठीक है, ये बहुत आसान है, सवाल सवाल तो इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है। अच्छा, 12 में हमारे पास समरी ऑफ द फॉलोइंग समरी डाटा इज प्रोवाइडेड फॉर 2 पीरियड्स। एक पीरियड हमारे पास है और दूसरा पीरियड हमारे पास है, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास है 48,981, और फिर है 55,893, और फिर इस तरीके से आउटपुट। ठीक है, और हम निकाल रहा है, फिर वो हाई लो मेथड है, और फिर हमने एस्टिमेटेड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाली। ये दोनों सवाल जो है ना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और आपने मुझे अभी घंटे के अंदर ये मुझे दोनों कराने हैं। ये बहुत आसान सवाल है, इस पर टाइम ही लगाने वाली बात है। वो फिक्स कॉस्ट मांग रहा है, जिस तरीके से हम निकालते हैं कि हमने करना क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर लेना, एक रेट आएगा, किसी भी के ऊपर रेट लगा लेना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, उसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें से लेस कर लेना, तो फिक्स कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। जैसे हमने हु बहू पर एक सवाल किया था, फिक्स कॉस्ट निकाली थी। जी सवाल कितना है फिक्स कॉस्ट वाला, हाँ ये वाला, बस बिल्कुल सेम टू सेम यही सवाल है। अच्छा, हमारे पास फिर क्वेश्चन नंबर 13 है। अ पार्टिकुलर कॉस्ट इज क्लासिफाइड एज बीइंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट इफ एक्टिविटी इंक्रीज बाय 10%, व्हाट विल हैपन टू द कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि हमारे पास सेमी वेरिएबल है, और अगर इसकी हम एक्टिविटी 10% बढ़ा दें तो कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब इसका जो लॉजिकल आंसर ये है ना कि देखो, जो पर कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट होता है ना, उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा सेम ही होती है। ठीक है, जिस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हमारी एक्टिविटी लेवल है कि हमने 10,000, फॉर एग्जांपल 10,000, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हमने बनानी है, कोई भी चीज़ बनवा लो कि फॉर एग्जांपल हमने कोई पैकेट बनाने हैं टॉफीज वाले, ठीक है, उसके अंदर जो चीनी लगेगी वो 10,000 के हिसाब से लगेगी, बढ़ती जा रही है टोटल। अगर हम 50,000 बनाने हैं तो 50,000 के हिसाब से लगेगी, टोटल बढ़ रही है, लेकिन जो चीनी का अपना किलो का रेट है वो तो सेम ही है ना। ठीक है, वो तो 10,000 बनवा लो, 50,000 बनवा लो, 5 लाख बनवा लो, वो तो जो 1 किलो चीनी का मुझे रेट पड़ा है वही मिलेगा सबके लिए, पर यूनिट सेम है, बट ओवरऑल प्रोडक्शन के हिसाब से, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से बढ़ रही है। बट जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कम होती है जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कमरे के अंदर मैंने बल्ब लगाया हुआ और मैं उसमें काम करता हूँ, और उससे मैं 10, उस लाइट के अंदर बैठ के मैं 10 शर्ट्स बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं वो 10 शर्ट्स बना के 100 रुपए कमाता हूँ, तो अगर मैं बल्ब की बिजली का बिल 30 रुपए देता हूँ तो डिवाइड करूंगा
तो अमाउंट जो आएगी वो ज्यादा होगी, और अगर मैं 20 शर्ट्स बनाता हूँ और उसको डिवाइड करूंगा तो वो कम होती जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से हम 4-5 दोस्त बैठते हैं, जितने ज्यादा दोस्त बढ़ते जाते हैं उतना ही खर्चा हमारा कम होता जाता है। 300 की वही प्लेट जो पहले 6 बंदे खाते थे, अगर 12 बंदे खाएंगे तो उनके ऊपर खर्चा कम होता जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो पर यूनिट जो है वो डिक्रीज होता है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहता है। तो वो कह रहा है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर अगर 10% इंक्रीज आ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब ये सवाल है हमारे पास। तो इसका आंसर ये है कि देखो, फिक्स कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट में तो हल्का सा बिहेव करना, समझ ना ही करना बिहेव। फिक्स कॉस्ट है वो कम हो रहा है तो रिड्यूस, ठीक है, तो रिड्यूस तो होगा लेकिन वो उतना नहीं होगा जितना उसको नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट भी इनकॉर्पोरेटेड है। देखो, एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है ना हमारा, फॉर एग्जांपल 100 था अब वो 110 हो गया, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट हमारे पास सपोज कोई 500 रख लो मिसाल, ठीक है, इसकी 5 आ जाएगी सीधी सीधी, और अगर मैं इसकी निकालूं तो ये कम होगी है, ठीक है। ये रिड्यूस का इफेक्ट अब समझ आ गया होगा। जहां समझ रहा है ना, मैं यहीं पे हूँ, कहीं जा नहीं रहा, मुझसे पूछ लेना मौके के ऊपर। मैंने एक्टिविटी लेवल बढ़ा दिया है, फिक्स कॉस्ट मैंने वही रखी है, ठीक है, तो ये मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कम हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया। वो यही सवाल में कह रहा है, रिड्यूस तो होगा बट नॉट इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन एक्टिविटी। उस हिसाब से नहीं होगा क्योंकि अब इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी घुसी हुई है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना। अगर तो प्योर वेरिएबल कॉस्ट होता फिर तो डिक्रीज होता सिंपली, ठीक है, बट अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना, इसके अंदर इम्पैक्ट उसका भी होता है, वेरिएबल कॉस्ट का भी। तो प्योरली फिक्स कॉस्ट अपना बिहेवियर नहीं दिखा सकती, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो घुसी हुई है इसके अंदर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, ठीक है। अगर तो होता ना प्योर फिक्स कॉस्ट का सवाल, यहाँ लिखा होता फिक्स कॉस्ट, फिर तो ऑप्शन होता है इसका, ये उसने ट्रिक खेली है, फिर इसका ऑप्शन होता सी, ठीक है, रिड्यूस इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ही अब बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमने वेरिएबल कॉस्ट को भी इम्पैक्ट लेना पड़ता है, तो इसीलिए रिड्यूस तो होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट उसके अंदर इफेक्ट नहीं शो करती पर यूनिट के कॉस्ट पर यूनिट में, बट उतना नहीं होगा जितना वो प्योरली फिक्स कॉस्ट के मामले में होना चाहिए, ठीक है। जी जी। हाँ, अच्छा, अगला सवाल हमारे पास ये क्या है, ठीक है। अच्छा, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू क्वेश्चन 14 टू 16। अच्छा, ये 14, 15, 16 तीनों सवालों में क्वेश्चन काम आएगी। मार्लोज मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट जीन्स, ठीक है, एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट एट मार्लोज यू हैव डिटरमिन्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक जीन बनाने के ऊपर ये इतने इतने खर्चे करता है, डायरेक्ट मटेरियल उसको लगता है $10 का, डायरेक्ट लेबर लगता है, डायरेक्ट एक्सपेंस लगता है, फैक्ट्री एक्सपेंस लगता है वेरिएबल, और फैक्ट्री एक्सपेंस लगता है फिक्स, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है वेरिएबल, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है फिक्स। अब ये प्रॉफिट भी इसमें इस पे रखता है, कॉस्ट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल 60 का इसका खर्चा होता है तो उसके ऊपर फिर 33% मुनाफा भी रखता है। तो पहला तो सवाल ही यही है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। ये तो सिंपल सा सवाल है कि 60, फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से हम दुकानदार होते हैं कि 60 हमने कॉस्ट रखी, ठीक है, अब उसके ऊपर अगर मैंने रेट बताना है मार्केट के अंदर तो अपना प्रॉफिट रखूंगा अपना, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 33%, ठीक है। तो ये मेरे पास, ये मैं दुकान कस्टमर्स को रेट बताऊंगा, सेलिंग प्राइस होगी मेरी प्रोडक्ट की, अपना प्रॉफिट रख के, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। ये देखो 79.8, ये सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये समझ आया? जी जी। गुड। ये आसान सी बात है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट, ये उससे भी आसान बात है, इसमें जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, देखते हैं क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट है। ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। इन सबका सम अप ले लो कि जो अमाउंट आएगी वो इसका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। अब उसमें ये वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा, अ, निकाल लेते हैं ये भी ना, प्लस माइनस करना पड़ेगा।
एक काम करते हैं ना, उल्टा चल लेते हैं। 60, अब इसमें दो जो फिक्स है ना दोनों, फिक्स कौन कौन से हैं, एक 4 है और एक 5 है। तो हमारे पास 51 आंसर आया, ये सी। ठीक है। अच्छा, अगला भी इससे आसान सवाल है। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? प्राइम कॉस्ट वाले सारे हमने एलिमेंट्स बता देने हैं। एक ये 10 आएगा, ठीक है, और एक ये 29 आएगा, और एक ये 3 आ जाएगा डायरेक्ट, जितने भी खर्चे होते हैं। ठीक है। तो ये इसका बनेगा ना, 10, 29, 39 और 3, 42। ये 42 सी आ गया इसका। ठीक है, समझ आ रही है ना बातें? अच्छा, ये सवाल बिल्कुल आसान सा है। ये देखो, वही जो हमने फार्मूला लगाया था ना, ये वाला जो मेन सवाल कर लिया था ना हमने, ये वाला जायद, इससे ऊपर कोई सवाल नहीं आता। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये अब वो क्या करवा रहा है, वो कह रहा है कि फार्मूला लगाओ और इसमें जो मिसिंग फिगर है वो निकालो। ठीक है, बता दिया उसने, भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, फार्मूला भी बता दिया हमें। अच्छा, उसमें कह रहा है कि वो ये बता रहा है कि टोटल कॉस्ट है, ए जो है हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, बी जो है वेरिएबल कॉस्ट है, और एक्स जो है वो नंबर ऑफ यूनिट आउटपुट है। अच्छा, कंपनी के पास वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, और ये यूनिट्स हैं पीरियड के, और उसके ऊपर ये खर्चा है। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट हमारे पास निकल आएगी इस तरीके से। और फिर हमारे पास हमने फार्मूला लगा के बताना है कि टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है। ठीक है, ये सवाल कर लेते हैं, मैथमेटिकल सवाल है। डाटा इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं अपने पास जो बी निकाल लेते हैं। बी का डाटा सीधे सीधे है, एक ये रेट लगाना है। ठीक है, और हमारे पास यूनिट्स ये हैं इसके। तो बी हमारे पास आ जाएगा, अमाउंट थी 12.2 मल्टीप्लाई बाय 7400। ठीक है, ये बी आ गया हमारे पास। और फिर वाई निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने निकालना फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट सवाल के अंदर ए होता है। तो वाई का उसने हमें डाटा दिया हुआ है कि पीरियड की हमारे पास कॉस्ट है 156980, जो हमने पिछले सवाल में निकाली थी। तो वाई उसने हमें दे दिया, बड़ी मेहरबानी सर। कितना? 156980। ठीक है, और हमने निकालना क्या है? अच्छा, बी एक्स हमने दोनों निकाल लिया ना, ये बी एक्स दोनों है। ठीक है, इसके अंदर हमने रेट लगा दिया, तो ये दोनों इनकॉर्पोरेट हो गया। तो हमने ए निकाल लेना है। तो फार्मूला हमारे पास जो बनेगा, y माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसके लिए हम ए निकालने के लिए y माइनस बी एक्स, तो हमारे पास ए, ये हमने ढूंढ होगा कहाँ पे, हमारा आया 660। ठीक है, ये वाला बी आंसर। ठीक है, जी जी। वेरी गुड। अच्छा, अगला सवाल थोड़ा लेंथी है सवाल की ना, उसमें घबराना नहीं है, बातें कुछ भी नहीं होती बीच में। अ कंपनी currently produces 6000 units of its single product each period, incurring variable cost of 60,000 and fixed cost of 42,000। ठीक है, ये टोटल उसने बता दिया हमें 60,000 और 42,000। इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो उनके अपने अपने पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगी। अच्छा, प्रोडक्शन will increase to 8,000 यूनिट पर पीरियड if the company expands capacity। ठीक है, रिजल्टिंग इन चेंजेस बोथ टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम 6,000 से 8,000 पे चले गए प्रोडक्शन करेंगे करने पे, तो हमारे खर्चे भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो 60,000 जो है वो बढ़ जाएगा, और 42,000 वो बढ़ जाएगा। फॉर प्रोडक्शन ऑफ 8,000 पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वुड बी 76,000 एंड फिक्स कॉस्ट वुड बी 50,000। अगर हम 8,000 की जो प्रोडक्शन करते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास हो जाएगी 76,000, और जो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 50,000। अभी तक कुछ भी इसमें नई मजे की बात नहीं। What is that reduction in total cost per unit comparing the cost for 8,000 unit per period with the cost currently being incurred? बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, ये देखो, अब वो कह रहा है कि हमारे पास पुराना लेवल है 6,000 यूनिट्स का। वो बता रहा है कि इसमें ना चेंज कितने का आ रहा है। ठीक है, वो चेंज बताना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 6,000 यूनिट्स हम बना रहे थे और 8,000 यूनिट बना रहे हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट का चेंज कितना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपना वेरिएबल कॉस्ट को। तो ये सीधी सी हिसाब है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है, जो अगर हम जब 6,000 यूनिट्स बना रहे थे तो उस वक्त था 60,000। ठीक है, और जब हम 8,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो हो गया है 76,000।
फिक्स कॉस्ट पे आ जाओ। जब हम 6000 यूनिट्स बना रहे थे, ये थी 42,000, और जब हम 800 यूनिट्स बना रहे हैं तो ये होगी 50,000। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास? ठीक हो गया। अब हमने इनके यूनिट्स कितने हैं? 6000। यूनिट से डिवाइड करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट आता है ना। कॉस्ट पर यूनिट जो हमने सवाल में रिक्वायर किया है उसने, वो अगर मैं निकालूंगा तो मैं इसको उठाऊंगा, डिवाइड करूंगा 6000 के साथ, तो इसका आ जाएगा, और इसको उठाऊंगा, डिवाइड करूंगा 8000 के साथ, तो इसका आ जाएगा। अब वो कोई इफेक्ट नहीं मांग रहा है, इफेक्ट भी मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है सवाल के अंदर रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये जो चेंज आया है ना, अब हमने इसको ये बताना है कि रिडक्शन कितनी की आई है। 17 माइनस 15.75, तो ये 1.25, ये हमारे पास सी इसका आंसर होगा। ठीक है, और अगर चेंज वाला इफेक्ट वाला सवाल जैसे हमने पहले किया था, अगर मैं भी आपको समझाने के लिए करूं, देखो 1.25 ये चेंज आया है किससे? 17 से, जो हमारे पास बेसिकली था। ठीक है, इनको जब डिवाइड करेंगे 1.25 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इतने परसेंट इसमें चेंज आया है। ठीक है, ये चेंज वाला इफेक्ट भी हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, ये सवाल समझ आएगा? जी जी जाहिद, जी जी, आ गया समझ। वेरी गुड सिद्धार्थ। अच्छा, 19वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन अप्लाई टू स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट? बताना जरा। डेप्रिसिएशन निकालनी ऑफिस इक्विपमेंट की, तो कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है? इसको दूसरे तरीके से सोच लो कि डेप्रिसिएशन कहाँ पे लगती है, इन इन चार क्राइटेरियाज में कहाँ कहाँ पे डेप्रिसिएशन हिट हो सकती है। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट कॉस्ट है? नहीं। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। डेप्रिसिएशन का होने से प्रोडक्शन पे क्या ताल्लुक है? देख लो। डेप्रिसिएशन तो एसेट को कम कर देता है। हाँ ना, तो अब आप FA2 से बाहर निकल आओ ना। MA2 में आप एक फैक्ट्री के अंदर मशीनों में कोई चीजें बना रहे हो, ठीक है, और उस मशीन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल आप चार्ज करते हो, तो उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक है प्रोडक्शन के अंदर? जो मशीनें शर्ट्स बन रही हैं या कोई चीज बन रही है, कोई रॉ मटेरियल है, कोई लेबर है, कोई उसका ताल्लुक है? तो डेप्रिसिएशन एक जी इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ठीक है, होती है प्रोडक्शन में, जी काम आती है, लेकिन डायरेक्ट है वो डायरेक्टली उसका कोई हाथ नहीं है प्रोडक्शन के अंदर, उसका मशीन के साथ ताल्लुक है। दूसरा पीरियड है, पीरियड कॉस्ट होती है, ये FA2 का कॉन्सेप्ट है। ओवर द पीरियड हम बुक करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर सुकून से, कोई वो यहाँ पे कोई फाइनल एग्जाम नहीं चल रहा, बिल्कुल जो समझ में आता है बताओ, मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ कि आपको समझाऊं। ये चीजें आपको बाय बर्थ मम्मा के पेट से सीखे तो हम आते नहीं है, ठीक है, ऐसे ही सीखते हैं। हमने भी ऐसे ही सीखे थे, हमें किसी ने बताया था। तो पीरियड कॉस्ट भी है, क्योंकि हम आपको याद करो ना, FA2 में हम इसको हर साल डेप्रिशिएट करते हैं। एक साल गुजरने के बाद एक दफा इकट्ठा क्यों नहीं हमने कर दिया, यहाँ पे अगले 5 साल इकट्ठी डेप्रिसिएशन मारो, तो ये पीरियड कॉस्ट भी है। ठीक है, तीसरी बात वही जो मैंने पहले की है, प्रोडक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, और ये वेरिएबल भी नहीं होती। ठीक है, इसका प्रोडक्शन में फैक्ट्रियां चाहे हम 10 लाख बना रहे हैं, 10 करोड़ बना रहे हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका आंसर है ए। एक तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, दूसरा ये पीरियड कॉस्ट है। ओके। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन के लिए। अब आपने MA2 के हिसाब से समझो कि फैक्ट्री में खड़े हो और आप देख रहे हो कि डेप्रिसिएशन का खर्चा आ गया, इसका क्या ताल्लुक है? इनडायरेक्ट है, यस।
पीरियड है, यस। प्रोडक्शन है, नहीं। वेरिएबल है, नहीं। ये तो फिक्स कॉस्ट है। देखो ना, फिक्स कॉस्ट है ये। देखो इसको, अगर वो कहता WDV है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही WDV है, तो फिर वो वेरिएबल हो सकती थी क्योंकि वो हर साल चेंज हो रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन फिक्स की आती है, अभी बिल्कुल हमने कॉन्सेप्ट अभी अभी किया, 3000 हर साल डेप्रिसिएशन आ रही थी, तो फिक्स होती है, वो वेरिएबल नहीं होती। गॉट इट? जी जी। वेरी गुड। अच्छा, अगला सवाल है, ये तो ये हाइलो मेथड, ये इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, या तो थ्योरी है या फिर हाइलो मेथड है। फिर एक और हाइलो मेथड का सवाल है, ठीक है। अब इसमें बस वो नई बात ये कर रहा है कि मुझे दो डेसिमल्स की बताओ, ये जो दो डेसिमल, ये जो पॉइंट के बाद दो एक्स्ट्रा फिगर्स आती है ना कैलकुलेटर के ऊपर, ये कहता है उसमें मुझे आंसर दो, ठीक है। ये भी कर लेना। और उसके बाद 21वां सवाल है, द कॉस्ट इनकर्ड इन मैन्युफैक्चर, ठीक है। और अच्छा, ये मजे वाला सवाल है, ये कर लेते हैं, ठीक है। द कॉस्ट इनकर्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ 1000 यूनिट्स, ये हमारे पास 1000 हमने यूनिट्स बनाए हैं, और उसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल लगा, डायरेक्ट लेबर लगा, वेरिएबल ओवरहेड लगे, फिक्स ओवरहेड लगे। अगर मैं अपना इनपुट यानी कि 25% से और बढ़ा दूं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट के लिए। अच्छा, मैं लंबी कैलकुलेशन जाने से पहले ना आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट में पूछ रहा है ना इफेक्ट, मुझे बताना अब, टोटल कॉस्ट पर यूनिट में क्या चीज चेंज होती है तो इफेक्ट आता है, फिक्स या वेरिएबल पर यूनिट? अभी हमने ऊपर दो तीन सवाल किए हैं, फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो रही थी, ये थे ना ऊपर? जी हाँ, तो जी जी। सिर्फ फिक्स कॉस्ट के ही चेंज होने से हमारी जो है वो टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी, वेरिएबल पर कोई असर नहीं पड़ता, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है पर यूनिट पे, ठीक है। मैं अगर कंगे बनाता हूँ और मेरे कंगे को एक प्लास्टिक के ऊपर, जो मैं कोई कहीं से प्लास्टिक लेके आता हूँ बनाने के लिए 1 किलो, वो मुझे 10 लाख कंगे भी बना लूँ ना, 10 करोड़ कंगे भी बना लूँ, मुझे दुकान वालों ने एक ही रेट के ऊपर देना है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट पे सेम रहती है, फिक्स कॉस्ट जो है वो जितने ज्यादा बंदे हमारे बढ़ते जाते हैं उतनी कम होती जाती है। इसकी बड़ी प्यारी मिसाल मैं आपको बताने के लिए यही है कि एक हमारे पास कमरा है, ठीक है, और उसके अंदर हम दो लड़के रहते हैं, डिवाइड करते हैं, 10,000 खर्चा है तो 5,000 आता है। अब 3 लड़के और आ गए हैं तो हर बंदे पे 2,000 रन लग जाएगा, कम हो रही है पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। फिक्स कॉस्ट वो 10,000 कम होता जा रहा है, जितने ज्यादा एक्टिविटी लेवल बढ़ता जाएगा फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी। तो इसी इसी के पेश नजर ये सवाल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस सवाल में सिर्फ हमारे लिए जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स्ड ओवरहेड, बाकी हमने उसको कंसिडर भी नहीं करना, क्योंकि वो जो बिहेवियर मांग रहा है वो टोटल कॉस्ट पर यूनिट में मांग रहा है, जबकि जानी तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो कोई बिहेवियर ही नहीं है। तो हम सिर्फ ये वाली जो अमाउंट है ना फिक्स कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड वाली, इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो चलते हैं, 8,000 यूनिट्स, ठीक है। वो कह रहा है कि 8,000 यूनिट्स के पहले तो हम देखते हैं कि 1,000 यूनिट्स के ऊपर इसका क्या बिहेवियर था, ठीक है। तो 8,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10,000, सॉरी 1,000, तो मेरे पास 8 आ गया। 1,000 जब मैं यूनिट्स बना रहा था तो कॉस्ट पर यूनिट 8 थी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैंने 25% बढ़ा दिया है अपने एक्टिविटी लेवल को, तो 1,000 जमा 1,000 का 25%, तो कितना मेरा नया एक्टिविटी लेवल हो गया? 1250, ठीक है। अब मुझे बताओ कि वही 8,000 जो मेरा फिक्स कॉस्ट का खर्चा था वो 1250 यूनिट्स पे कितना होगा? तो 8,000 डिवाइडेड बाय 1250, ठीक है, तो ये हो गया 6.4। अब वो सवाल में फिर से कह रहा है कि डिक्रीज बताओ कितना हुआ, तो 8 माइनस 6.4, तो ये 1.6 से डिक्रीज हो गया, एक्टिविटी लेवल बढ़ा है, फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो गई है। ये बात जहन में ना घोल के रख लो कि जिस तरीके से एक्टिविटी लेवल बढ़ता है फिक्स कॉस्ट कम होती है। एग्जाम में बैठे हुए उसामा की बात आपके जहन में नहीं चाहिए, फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट कम हो रही है, एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट कम हो रही है, एक्टिविटी लेवल कम होगा फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये ए आएगा, यानी कि डिक्रीज बाय 1.6 पर यूनिट। कोई भी सवाल
पहला सेशन था आपका मेरे साथ। आई होप आपको मजा आया होगा, आप कई चीजें नई सीखने को मिली होंगी। कैसा रहा सेशन और कोई सवाल? नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं, अभी मैं जाकर प्रैक्टिस करूंगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, मेरा अपना डीएम भी है, ग्रुप भी है, हमाद सर भी है, कोई भी सवाल हो यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके। ठीक है, वेरी गुड। और ये सेशन अपना क्लोज करते हैं, अपना ख्याल रखना। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।